मित्रों नमस्कार। हमारा जो देश है भारत, ये इस समय पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की आबादी 147.6 करोड़ यानी 1.476 बिलियन पहुंच चुकी है। इतना बड़ा देश और वर्तमान में हमारी समस्या तेल, गैस, डीजल, ये ऊर्जा की समस्या हमारी विकट समस्या बनी हुई है। हालांकि हमारी माननीय सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन जनता बहुत डरी है, सहमी है। जगह जगह गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है और उस पर भी अनुपलब्धता बता रहे हैं, कहीं नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं। अब जो मैं मुख्य जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू जिसे हम कहते हैं, और ओमान की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, विशेष रूप से कच्चे तेल के परिवहन के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। यहाँ के नौवहन नियमों और इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में मुख्य जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये हॉर्मुज जलडमरू है, ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी और अरब सागर से सीधे जोड़ता है। रणनीतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% से लेकर 30% हिस्सा इसी नैरो स्पेस से, संकीर्ण रास्ते से गुजरता है। क्योंकि मात्र 32 किलोमीटर तक भी यहाँ पर कहीं पर एक जगह पर 32 किलोमीटर नापा गया है, तो ये संकीर्ण रास्ता यहाँ पर से गुजर के जाता है। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पोस्ट माना जाता है और है भी। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, मुसंदम प्रायद्वीप और संयुक्त अरब अमीरात यूएई स्थित हैं। इसकी सबसे कम चौड़ाई जो लगभग 21 मील यानी 32-33 किलोमीटर होती है। और जो हमारे वर्तमान में जो नौवहन कानून है, उसमें एक ऐसा है कि 12 नॉटिकल माइल तक आपका उस कंट्री की टेरिटोरियल स्पेस माना जाता है, टेरिटोरियल समुद्र वो माना जाता है। लेकिन एक और नियम है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट पैसेज, ट्रांजिट पैसेज। तो ये ट्रांजिट पैसेज है, चूँकि यह जो जलडमरू है इतना संकीर्ण है कि इसका अधिकांश हिस्सा ईरान और ओमान के प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। टेरिटोरियल जो उनका रीजन है, समुद्र वाटर, उसमें आता है। इसलिए यहाँ
UNCLOS के तहत ट्रांजिट पैसेज का नियम लागू होता है। ये क्या है? अबाधित मार्ग है, यानी कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। सामान्य निर्दोष मार्ग, इनोसेंट पैसेज की तुलना में ट्रांजिट पैसेज जहाजों को अधिक स्वतंत्रता देता है। तटीय देश ईरान या ओमान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों में वहाँ से गुजरते हैं, उनको निबंधित या बाधित नहीं कर सकते। कोई भी देश नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। अब एक दूसरा भी है इसी प्रकार, जो कह रहे ओमान की खाड़ी या गल्फ ऑफ ओमान। तो यह भी एक हॉर्मुज जलडमरू और अरब सागर के बीच का प्रवेश द्वार है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है जहां जहाज़ों को नेविगेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्राप्त है। ओमान के तट पर स्थित तुग्म जैसे बंदरगाह अब रणनीतिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वे हॉर्मुज के तनावपूर्ण रास्तों से बाहर सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं। अब इस क्षेत्र में जो भू राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है, तो उसमें ईरान का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि वो हॉर्मुज को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहा है, वहाँ से आवागमन। और आप ये भी देखिए कि अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है और भविष्य में अगर वो चुंगी लेना शुरू कर दे, तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? क्योंकि ये सुएज नहर तो है नहीं। सुएज नहर में तो चुंगी ली जा सकती क्योंकि वो मैन मेड है, लेकिन ये तो नेचुरल है। और नेचुरल जो रास्ते हैं, चाहे वो ज़मीन के रास्ते हों या वो रास्ते समुद्र के रास्ते हों, तो उनमें तो किसी का हक होता ही नहीं है, वो तो सबके लिए होते हैं। तो अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो नौसेनाएं हैं, जैसे अमेरिका, भारत और अन्य देशों के बेड़े जो हैं, वो अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में गश्त भी करते हैं। अब UNCLOS के तहत ट्रांजिट पैसेज एक विशेष कानूनी रूप से मान्य है, कानूनी नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले जलडमरू स्ट्रेट्स पर लागू होता है। जब कोई संकीर्ण समुद्री रास्ता दो देशों के प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सीज, मैंने कहा ना 12 नॉटिकल माइल, उन दो समुद्रों की टेरिटोरियल सी से घिरा हुआ होता है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य होता है, तब वहाँ निर्दोष मार्ग, इनोसेंट पैसेज के बजाय ट्रांजिट पैसेज के नियम चलते हैं। तो ट्रांजिट पैसेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं तो ये हैं कि एक निरंतर और त्वरित पारागमन होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड एक्सपेडिशियस। जहाज़ों और विमानों को बिना रुके और बिना देरी किए जलडमरू मध्य से गुजरना होता है। वे केवल सामान्य नेविगेशन की ज़रूरतों के लिए ही रुक सकते हैं। और निर्दोष मार्ग क्या है? इनोसेंट
पैसेज के अंतर में ये है कि ट्रांजिट पैसेज निर्दोष मार्ग से अधिक स्वतंत्र होता है। विमानों का अधिकार, निर्दोष मार्ग में केवल जहाज़ों को अधिकार होता है, लेकिन ट्रांजिट पैसेज में विमान ओवरफ्लाइट ऊपर से उड़ सकते हैं, गुजरने का अधिकार होता है उन्हें। और जो सबमरीन्स होती हैं उनका क्या है, तो जो निर्दोष मार्ग में जो सबमरीन्स होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं, को सतह पर आकर अपना झंडा दिखाना पड़ता है, लेकिन ट्रांजिट पैसेज में वे पानी के नीचे सबमर्ज्ड रहकर भी गुजर सकती हैं। ये अंतर है। निलंबन, सस्पेंशन क्या है कि तटीय देश जो कोस्टल स्टेट्स हैं, सुरक्षा के नाम पर भी ट्रांजिट पैसेज को अस्थायी रूप से रोक नहीं सकते, जबकि निर्दोष मार्ग को कुछ विशेष परिस्थितियों में रोका जा सकता है। तो तटीय देशों के अधिकार और सीमाएं, उनके भी कुछ अधिकार और सीमाएं दिए गए हैं। वो क्या है कि जिस देश की सीमा उस जल डमरू में लगती हैं, वह कुछ नियम बना सकता है, लेकिन व्यापार नहीं रोक सकता। आप हमारा तेल नहीं रोक सकते, आप तृतीय विश्व के देशों का तेल नहीं रोक सकते साहब। इसीलिए ट्रंप साहब ने आज ईरान को पूरी धमकी दी है। उसने कहा है कि ईरान तुरंत खोले हॉर्मुज मार्ग, वरना तेल और बिजली संयंत्रों में हमला कर देंगे। तो उन्होंने धमकी दी है, और बात भी सही है। ट्रंप की धमकी यहाँ पर सही भी लगती है, क्योंकि ये तो आपकी दादागिरी हो गई। आप कोई मार्ग आप कैसे बाधित कर सकते हैं, और व्यापार मार्ग तो आप कर ही नहीं सकते हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। आपके देश को भी तो हम लोग यहाँ से बहुत चीज़ें देते हैं ना, और आपके देश से ऊर्जा के हमारे संसाधन पूरे होते हैं। तो हमारा जो देश है उसके मार्ग को आप अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो ईरान की ये कार्रवाई ठीक नहीं है, क्योंकि ये अंततोगत्वा अभी जो लोग ईरान के पक्ष में भी हैं, अगर इसी प्रकार से ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को रोका और इससे व्यापार रुका, तो ईरान के खिलाफ भारत की जनता होगी। क्योंकि गैस सबको चाहिए, तेल सबको चाहिए, सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए, सबकी गाड़ियां चलनी चाहिए, और आप इस तेल को नहीं आने दे रहे हो। अभी तक तो ईरान के पक्ष में भारत की काफ़ी जनता थी, लेकिन और आप इस ढंग से हमारे जहाज़ों को नहीं आने दोगे, तो ईरान की जनता, हालांकि सब जनता एक दूसरे की साथी होती है, ईरान की जनता भी हमारी, हम उनका आदर करते हैं, और कई हमारे मैत्रित्व संबंध भी ईरान की जनता से हैं। मैंने कहा नहीं, वो 6000 साल पुराना देश है, उसकी संस्कृति पुरानी है, तो वो भी हमारे साथ अच्छा उसने व्यापार किया है, और हम भी व्यापार करते हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन यदि हमारा तृतीय विश्व के देशों का तेल यदि रुकेगा, तो ये तृतीय विश्व के जो लाख, और हमारे, तो मैंने शुरू में प्रारंभ में इस वीडियो के प्रारंभ में यही कह दिया है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब लगाइए, अब अगर हम सब जनसंख्या को जोड़ लें, अपने साथ पाकिस्तान को भी जोड़ लें, श्रीलंका को भी जोड़ लें, बांग्लादेश को भी जोड़ लें, नेपाल, भूटान, सबको जोड़ लें, तो हमारी जनसंख्या कितनी होगी। तो इतनी जनसंख्या को आप इनका मार्ग अवरोध कर रहे हो, तो इतनी जनसंख्या तो ईरान के विरुद्ध हो जाएगी, और ट्रंप साहब के या इजराइल के पक्ष में हो जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि ईरान के शासकों, आप मानवीय धर्म का पालन करो, और हमारे जहाज़ों को ऐसे ना रोको। इस प्रकार रोकना एक दादागिरी होगी।
जो कि इतनी विशाल जनसंख्या के खिलाफ जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जिस देश की सीमा उस जलडमरू से लगती है वो कुछ नियम तो बना सकता है, लेकिन व्यापार नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना, व्यापार नहीं रोक सकता। तो ट्रैफिक नियम क्या हैं? वो ये हैं कि जहाज़ों के टकराने से बचने के लिए सी लेन्स निर्धारित करना। तो एक तो ये वो बना सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रदूषण नियंत्रण। अगर कोई तेल का टैंक फट गया, कहीं से लीकेज हो गया, कोई ऐसी बात होगी, तो उसमें तेल रिसाव या कचरा फेंकने में अपने नियम बना सकता है कि भाई हमारे समुद्र में आपका तेल है वो लीक कर रहा है, जहाज ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। या आपने कोई कचरा फेंक दिया, कोई गड़बड़ फेंक दिया, तो ये आप नियम बना सकते हैं। और मछली पकड़ने पर आप रोक लगा सकते हैं कि आप हमारे यहाँ भैया मछली क्यों पकड़ रहे हो, मछली पर नियंत्रण रखो। विदेशी जहाज गुजरते समय जैसे आप मान लो कोई मालवाहक जहाज वहाँ से जा रहा है, वो तेल ले जा रहा है या अन्य सामान ले जा रहा है, तो वो तो ठीक है ले जाए, लेकिन इस समय आते जाते समय वो मछली ना पकड़े। मछली पकड़ने में प्रतिबंध लगा सकते हो। जहाज़ों की जिम्मेदारियां फिक्स कर सकते हो कि वे तटीय देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि या धमकी का उपयोग तो नहीं कर रहे। वे अपनी सामान्य यात्रा के अलावा कोई अन्य गतिविधि जैसे शोध या सर्वेक्षण बिना अनुमति के करेंगे तो वो भी उनका अपराध होगा, है ना। तो ऐसे ही दुनिया के कई प्रमुख व्यापारिक रास्ते और हैं, ये जैसे हरमुज और ये खाड़ी का जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम अगर मैं आपको अभी आगे अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बताऊंगा। तो अगर वहाँ ट्रांजिट पैसेज का नियम न हो तो तटीय देश अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ठप कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं हॉर्मुज जलडमरू, फारस की खाड़ी और ओमान के बीच तेल व्यापार के लिए। तो ये क्या हुआ कि जो अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच मलक्का जलडमरू है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ ट्रांजिट पैसेज के नियम इस प्रकार काम करते हैं। क्या है कि भौगोलिक स्थिति और महत्व। यह जलडमरू इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। दुनिया का लगभग 25% समुद्री व्यापार और चीन की ऊर्जा आपूर्ति, तेल का लगभग 80% यहीं से गुजरता है। चूंकि यह रास्ता इन देशों के प्रादेशिक समुद्र यानी 12 नॉटिकल माइल के भीतर आता है, इसलिए UNCLOS के तहत यहाँ ट्रांजिट पैसेज का अधिकार मिलता है। अबाधित व्यापार जो है वो क्या है कि तटीय देश इंडोनेशिया, मलेशिया इस रास्ते को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए बंद नहीं कर सकते। विमानों और पनडुब्बियों की छूट। अन्य अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की तरह यहाँ से भी युद्धक विमान ऊपर से उड़ नहीं सकते और पनडुब्बियाँ पानी के नीचे से गुजर सकती हैं, बशर्ते वो निरंतर और त्वरित पारगमन कर रही हों। उन्हें रुकना नहीं चाहिए, वो त्वरित रूप से वहाँ से जा रही हो तो जा सकती हैं। तो जो मलक्का सिंड्रोम है, तो मलक्का उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था है? उसमें ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत, TSS के तहत यहाँ जो है जहाज़ों की भारी भीड़ रहती है, इसलिए टकराने से बचने के लिए सख्त लेन सिस्टम लागू है। यानी आप अपनी लेन में जाएंगे, 1 वे ट्रैफिक, उसी प्रकार से अपनी लेन ऊपर जहाज़ों का भी ऐसे होता है। जहाज़ों का भी एल्टीट्यूड फिक्स है कि यह कौन जहाज़ कहाँ पर से किस उससे गुजरेगा। नहीं तो ऐसे तो जहाज़ टकरा जाएंगे ना, हजारों की संख्या में जहाज़ चलते हैं,
तो वो सिर्फ अपने निर्धारित मार्ग से ही जहाज जाते हैं और निर्धारित समय से जाते हैं और निर्धारित गति से जाते हैं और निर्धारित ऊंचाई से जाते हैं। यानी कई कोई स्थान तो ऊपर आसमान में ऐसे भी हैं जहाँ पर एक ही समय एक जहाज एक दिशा की ओर जा रहे हैं या विपरीत दिशा से भी आ रहे हैं, तो उनका रूट एक ही है, लेकिन क्या है, उनकी ऊंचाई में अंतर है। तो ऊंचाई में जहाज़ों का अंतर है कि वो आपस में टकराए नहीं, तो इतना ट्रैफिक है ऊपर आसमान में। तो इसी प्रकार जो समुद्र के जो पैसेज है वहाँ भी यही नियम लगते हैं। रोड में भी तो लगते हैं ना, वन वे ट्रैफिक, बाएं चलो और आप अपने बाएं चलो और या आप अपने बाएं चलो। तो अगर हम साथ साथ जाएंगे टकराए नहीं जाएंगे, बताइए। तो यही नियम समुद्र में भी लगते हैं, वहाँ भी ये पैसेज व्यवस्था है। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि इस में क्या है कि ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम उनको सेपरेट कर देते हैं, TSS कहते हैं इसको। यहाँ जहाज़ों की भारी भीड़ रहती है, इसलिए टकराने से बचने के लिए सख्त लेन सिस्टम लागू होता है। और समुद्री डकैती, एक चीज़ और यहाँ पर आई, समुद्री डकैती। वहाँ आपने सुना होगा कि जहाज़ों में लूटपाट डकैती बसों में भी तो हो जाती है ना, पहले ट्रेनों में भी होती थी किसी ज़माने में। अब तो ट्रेन में पुलिस चलती है, लेकिन कहीं कहीं पर हो जाया करती होगी, इतना बड़ा भारत है हमारा देश, ऐसा सुनने में तो नहीं आता लेकिन पहले होती थी, ट्रेन डकैती होती थी, बसों में भी डकैती होती थी। अब उसकी तुलना में अब प्रशासन बहुत सख्त हो गया है, जगह जगह CCTV कैमरे लगे हैं और मॉनिटरिंग होती है, पुलिस की गश्त अच्छी हो चुकी है और काफ़ी अच्छा अभी हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि उतनी डकैती नहीं हो रही है, लेकिन लुटेरे तो लूट सकते हैं ना कहीं भी। तो ये समुद्री जो लुटेरे हैं, ये इनका डकैती का खतरा जहाज़ों में हमेशा बना रहता है, इसलिए तीनों तटीय देश मिलकर गश्त यहाँ पर करते हैं। भारत की भूमिका क्या है? अब हमारे भारत की जो भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का जो अंडमान निकोबार जो लाइन निकोबार समूह है, वहाँ पर कमांड है, इस रास्ते के प्रवेश द्वार पर नज़र रखते हैं। युद्ध या तनाव की स्थिति में भारत इस चेक पोस्ट पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे चीन अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। तो अच्छा, इसमें सीमाएं भी होती हैं। तो अब सीमाएं क्या है कि पर्यावरण और गहराई, यह रास्ता बहुत उतला शैलो है, शैलो। तो उतला मतलब उसकी गहराई कम है समुद्र की किनारे से। तो ये बहुत बड़े तेल टैंकर जो हैं यहाँ से नहीं गुजर सकते, क्योंकि वो अगर बड़े टैंकर होंगे तो वो टकरा जाएंगे ना ज़मीन से, तट से। तो वो बड़े टैंकर जो VLCCs होते हैं, बड़े बड़े तेल टैंकर, वो यहाँ से नहीं गुजर सकते। उन्हें लॉम्बोक और सुंडा जलडमरू के रास्ते से जाना पड़ता है। ठीक है, लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, वहाँ से अंडमान निकोबार से नहीं जा सकते। तो अच्छा, जो तटीय देश होते हैं, इनके मैंने कहा था तो उस पहले कि प्रदूषण के नियम इनके होते हैं जो सख्त लागू होते हैं, और जिन जहाज़ों को वहाँ से गुजरना होता है वो इन प्रदूषण के नियमों को बड़ा सख्ती से पालन करते हैं। वो देखते हैं कि उनका कोई लीकेज नहीं है जहाज़ में, और वो ये देखते हैं कि उनके जहाज़ से कोई गार्बेज समुद्र में नहीं फेंका जा रहा, कचरा वचरा समुद्र में नहीं फेंका जा रहा। अच्छा, एक तुलनात्मक समीक्षा भी करना चाहूँगा कि हॉर्मुज जलडमरू बनाम मलक्का, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है, वो हमारे हिंद महासागर का अविनाशी विमानवाहक पोत, यूनिसिनेकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर
कहा जाता है। मलक्का जलडमरू स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक मुहाने पर होने के कारण भारत यहाँ से पूरे देश, पूरे क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण कर सकता है। यहाँ इसकी रणनीतिक महत्व के भी बहुत से बिंदु हैं। मलक्का जलडमरू का प्रवेश द्वार द गेटवे, मलक्का जलडमरू का पश्चिमी प्रवेश द्वार अंडमान सागर में खुलता है। इंदिरा पॉइंट भी एक जगह है, वहाँ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री चैनल, इसको हमारे कोस्ट गार्ड, हमारे इंडियन नेवी की भाषा में 6 डिग्री चैनल नाम दिया है इंदिरा पॉइंट का, तो के बहुत करीब निगरानी सर्विलेंस है यहाँ पर। भारत यहाँ से गुजरने वाले हर एक जहाज, व्यापारिक या सैन्य पर नज़र रख सकता है। चीन के ऊर्जा आयात का लगभग 80% यहीं से गुजरता है, जिसे भारत तनाव के समय प्रभावित कर सकता है। तनाव के समय जब वो मान लो चाइना और भारत का कभी युद्ध हो गया, तो हम भी तो कहेंगे ना हमारे यहाँ से मत जाओ, हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एकीकृत कमान, ट्राई सर्विस कमान ANC, अंडमान और निकोबार कमान ANC भारत की एकमात्र ऐसी कमान है जहां सेना, आर्मी, नौसेना, नेवी और वायुसेना, एयरफोर्स एक ही कमांडर के नीचे काम करते हैं। भारत में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी एक ही कमांडर, उनका कमांडर एक ही होगा, क्योंकि मायदू की बात हुई तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो वो करेंगे सेनाएं, तो एक कमांडर आदेश देगा ना। तो यहाँ पर ये नियम है कि एक ही कमांडर उसको कमांड करता है, इन तीनों सेनाओं को, इनकी जो टुकड़ियाँ होती होंगी उनको। और त्वरित कार्रवाई यहाँ पर क्या है कि किसी भी संकट या समुद्री डकैती की स्थिति में तीनों सेनाएं मिलकर बहुत कम समय में मलक्का के पास पहुंच सकती हैं। हवाई पट्टी भी है यहाँ पर। यहाँ के कई द्वीपों जैसे कार निकोबार और कैम्पवेल वे पर हवाई पट्टियाँ भी हैं, जहाँ से लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान जैसे PAI पोसेडन पूरे मलक्का क्षेत्र पर निगरानी करते हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, ग्वादर, मैंने कल इस पर अपने वीडियो बनाया था, ग्वादर और श्रीलंका का हम्बन टोटा जैसे बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। चाइना भी कर रहा है ना ये सब चीज। अंडमान में भारत की मजबूत उपस्थिति चीन के इस घेराव को तोड़ती है। अगर हम अंडमान में अपनी मजबूत स्थिति ना दें तो चीन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो चीन की इस मजबूत स्थिति को हम अंडमान में अपनी मजबूत स्थिति से तोड़ते हैं। तो चीन इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता है, जिसे मलक्का डिलेमा कहा जाता है। यानी उसे डर है कि युद्ध की स्थिति में भारत इस रास्ते को बंद कर सकता है। ये लगभग ऐसा ही है जैसे ईरान ने आज हरमुज जलडमरू बंद करके हमारे तृतीय विश्व देश के सभी नागरिकों की, सभी सरकारों को बहुत परेशान कर दिया है। वैसी स्थिति है कि कभी ऐसी स्थिति होगी तो चाइना के जहाज़ों को हम भी नहीं जाने देंगे, हम भी रोक लेंगे। तो वो भी इससे डरता है। तो भारत के लिए द्वीप केवल सैन्य चौकी ही नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का जरिया भी है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, यहाँ एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत चलाता है। तो भारत का यह विशाल इंटरनेशनल ट्रांजिशन टर्मिनल विकसित कर रहा है यहाँ पर, और इससे भारत खुद वैश्विक शिपिंग नेटवर्क का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा।
तो भविष्य की योजनाएं भी हैं भारत की। भारत अब इन द्वीपों पर बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। पनडुब्बी रोधी जाल विदेशी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सेंसर नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की तैनाती सुखोई जैसे जहाज़ों को स्थायी वहाँ पर उपस्थिति रखेगा। और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप निकोबार द्वीप समूह से केवल 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया का निकटतम पड़ोसी बनाता है। खार्ग द्वीप खार्ग आइसलैंड में भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और सैन्य इतिहास को समझने के लिए हमें से अतीत और वर्तमान दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। यह द्वीप केवल एक तेल टर्मिनल नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक जीवन रेखा और वर्तमान में इकोनॉमिक लाइफ टाइम है। अब मैं आपका ध्यान पुनः खार्ग द्वीप में ले जाऊंगा। मैंने भारत का जिक्र इसलिए किया कि ये जो पैसेज हैं ये न केवल हमारे हरमुज जलडमरू, खार्ग और कैनाल, स्विस कैनाल यहीं पर नहीं है, ये विश्व के अनेकों जगहों पर हैं जहाँ पर से ये आवागमन समुद्री होता है। तो ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। इसका जो सैन्य इतिहास क्या है कि ईरान इराक युद्ध में जब हुआ था, उसको द टैंकर वॉर भी हम कहते हैं, वो 1980 से लेकर 1988 के बीच हुआ था। तो इस ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र बना हुआ था। इराकी हमले, सद्दाम हुसैन की आपने याद होगा, सद्दाम हुसैन का नाम याद होगा, तो सद्दाम हुसैन की जो रणनीति थी वो ईरान की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की थी। इराक ने खार्ग द्वीप पर 2800 से अधिक हवाई हमले किए थे। अजय टर्मिनल, इतने हमलों के बावजूद ईरान ने अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और मरम्मत कार्यों के जरिए तेल निर्यात को कभी पूरी तरह रुकने ही नहीं दिया। जबरदस्त इंजीनियरिंग है ईरान की, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, ये जो टैंकर हैं ये लगातार बम बरसा रहे थे और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन वहाँ के इंजीनियर्स, ईरान के इंजीनियर्स तुरंत उसको ठीक भी कर रहे थे। तो उनकी इंजीनियरिंग बहुत उम्दा और विश्व स्तरीय है। तो जो टैंकर युद्ध हुआ था, इस दौरान टैंकर वॉर ने जहां दोनों देशों के तेल टैंकरों पर हमले किए, खाड़ी देशों ने अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ा। तब टैंकर बर्बाद हो गए, टैंकर टूट गए, लेकिन इंजीनियर ने तुरंत मरम्मत उसकी कर दी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इसी प्रकार क्या है कि आधुनिक भू राजनीतिक महत्व क्या है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आज के समय में जो खार्ग द्वीप है, ईरान और पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव का केंद्र बना रहता है। वो हमेशा बाधित करते हैं उस मार्ग को, तो वो एक तनाव का केंद्र है। और वो हॉर्मुज जलडमरू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर सकते हैं, तो यह भी बहुत बड़ा तनाव का विषय है। तो खार्ग द्वीप इस रणनीति का प्रमुख हिस्सा है, यानी खार्ग और हॉर्मुज जलडमरू, ये दोनों पर ही मुझे लग रहा है कि वो कहीं चुंगी लेने के चक्कर में तो नहीं है कि आप इस देश से, इस क्षेत्र से, स्टेट से गुजरोगे इस जहाज़ों और इतना रुपया आप हमें दोगे टैक्स। तो मुझे लग रहा है वो जहाज़ों से टैक्स वसूलने के चक्कर में।
तो ये तो बहुत बड़ा लड़ाई है। आप देखिए, जब चुंगी लेती है ना सरकार, तो एक ही मार्ग पर लाखों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां जाती हैं, तो उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ हरमुज जल डमरू में तो एक दिन में 3,500 जहाज पर डे गुजरते हैं वहाँ से, 3,500। तो वो अगर रेवेन्यू लेना चाहेंगे तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा ईरान के पास। तो मुझको लग रहा है कि कहीं ये चुंगी वसूलने की लड़ाई तो नहीं है बैठे बैठे, क्योंकि उनकी ईरान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही नीचे चली गई है। वहाँ उनका जो रियाल है वो बहुत डाउन है, डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन, रुपये की तुलना में भी डाउन है। तो वे अच्छा, अभी उनके अभी रिसेंट एक चीज़ बताऊंगा, ये इस युद्ध से उनको फ़ायदा हुआ है। उनकी जो रियाल की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। वो कारण जानते हैं क्या हुआ है? कि जो जिन देशों ने उनका उधारी में तेल लिया था कि भैया उधार दे दो फिर हम चुकता कर देंगे, तो अब इन्होंने कहा भैया तुम पहले का उधार चुकता करो तब हम आपको तेल देंगे भविष्य में। तो उन्होंने क्या किया, पहले पुराना जो हिसाब है वो चुकता किया। तो तमाम देशों और कंपनियों ने फटाफट पुराना हिसाब किताब इनसे किया और इनको पुराना पैसा दे दिया। इससे इनकी रेवेन्यू इनके देश की बढ़ गई और इनका जो रुपया है वो थोड़ा मजबूत हुआ। ठीक है, अभी की बात है, हाल की। और दूसरा क्या है कि उन्होंने ये भी कहा है कि भैया आप इतना रुपया रख लो लेकिन हमारे वो जहाज भी छोड़ दो, हमें तो दे ही दो तेल। तो ये स्थिति हो रही है। उनका रियाल इस समय युद्ध में मजबूत हुआ है, ये विश्व सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है। बाकी तो इकोनॉमिक टाइम्स और ये सब चीज़ें भविष्य में आएंगी, लिखेंगे लोग, या लिखा भी होगा कहीं पर, मुझे नहीं पता। तो ये स्थिति है, भविष्य में आकलन करेंगे लोग। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तेल जो ये जो जलडमरू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ये बंद कर देगा तो खार्क द्वीप की तरह ये हमेशा एक परेशान हमारे लोग को करेगा। और तेल अब चीन की ओर जाता है, जो ईरान को आर्थिक रूप से टूटने से बचाता है। अच्छा, चीन को तो ये स्मगलिंग करके भी भेज रहे हैं तेल, मोटरसाइकिलों में तेल जाता है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाता है, जिसमें वो जो बेचारे बेरोजगार युवा लोग हैं वो अपनी जान हथेली में रखकर उस अवैध व्यापार को कर रहे हैं। वो अवैध व्यापार में वो एक जर्किन दाएं एक जर्किन बाएं, एक मोटरसाइकिल में आगे से बैठ के रखते हैं और एक पीछे रख के वो अपनी जान हथेली में रख के वो तेल अफगानिस्तान के बॉर्डर तक सप्लाई करते हैं और वहाँ से भी वो चाइना को जाता है। तो इस ढंग से चोरी छुपे भी तेल को ये दे रहे हैं और अपने देश की रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि सबसे पहला और बड़ा निशाना खार्क द्वीप ही होगा, क्योंकि इसे नष्ट करने का मतलब ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बना देना है, सैन्य सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति। तो इस द्वीप को ईरान ने एक अवैध किले में बदल दिया है। वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस, यहाँ ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ जैसे S-300 और घरेलू बाबर 373 तैनात है। नौसैनिक अड्डा, यह द्वीप रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की नौसेना के लिए एक प्रमुख बेस के रूप में कार्य करता है, जहां से वे पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी करते हैं। सुरंगें और बंकर, द्वीप पर तेल और भंडारण और सैन्य उपकरणों के लिए गहरे भूमिगत बंकर बना दिए गए हैं ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके। निष्कर्ष क्या है?
निष्कर्ष यह है कि खार्ग द्वीप ईरान की शक्ति और उसकी कमजोरी दोनों है। समझे? जो खार्ग द्वीप है वो उसकी शक्ति भी है, वो उसकी कमजोरी भी है। शक्ति इसलिए क्योंकि यह पैसा कमा कर देता है, और कमजोरी इसलिए क्योंकि इसके बिना ईरान की सरकार एक हफ्ते भी नहीं चल सकती। समझे? दोनों ही है ना। आप भी तो, आप किसी का मार्ग अवरोध कर दोगे तो आपको भी तो, आपका वहाँ खाना पीना सब बंद हो जाएगा, आपको भी तो बाहर से चीज़ें मंगानी है। आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, इसमें एक घटना से पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप ये मत समझो कि किसी घटना से, कोई घटना अमेरिका में घट रही हो और उसका प्रभाव भारत देश पर न पड़ रहा हो, या आप ये मत सोचो कि भारत देश में कोई घटना घट रही हो या कोई परेशानी हो रही हो, उसका प्रभाव विश्व के अन्य देश में न पड़ रहा हो। अब तो पूरा होल ग्लोब इज अ विलेज, पूरा विश्व एक गांव है। समझे? अब तो हर एक का प्रभाव हर एक पर पड़ने वाला है, पड़ रहा है। तो क्योंकि खार्ग द्वीप के बिना ईरान की सरकार एक हफ्ते भी नहीं चल सकती, तो खार्ग द्वीप की तेल निर्यात प्रक्रिया और इसकी सुरक्षा घेरे को समझना किसी जासूसी फिल्म की पटकथा जैसा भी है। यह द्वीप तकनीकी और सामरिक दोनों दृष्टियों से ईरान का सबसे सुरक्षित किला है। यहाँ इसकी कार्यप्रणाली और सुरक्षा की जुड़ी मैंने विस्तृत जानकारी दी है। तेल निर्यात की प्रक्रिया, द एक्सपोर्ट चेन। खार्ग द्वीप एक विशाल पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। पाइपलाइन नेटवर्क है। ईरान के मुख्य भूमि जो मेन लैंड है वहाँ की, ईरान की, के प्रमुख तेल क्षेत्रों जैसे कच्छ, सारन और हजाज से कच्चा तेल समुद्र के नीचे बिछी विशाल पाइपलाइनों के जरिए खार्ग द्वीप पर पहुंचता है। भंडारण, स्टोरेज कैपेसिटी। द्वीप पर दर्जनों विशाल फ्लोटिंग रूफ टैंक हैं। यहाँ लगभग 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। यह आपात स्थिति में भी निर्यात जारी रखने में मदद करता है। टी जेटी और सी आइलैंड। टी जेटी यह द्वीप के पूर्व में है, जहां मध्य आकार के टैंकर लंगर डालते हैं। सी आइलैंड यह द्वीप के पश्चिम में गहरे पानी में स्थित है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टैंकर ULCC अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स एक साथ खड़े हो सकते हैं। डार्क फ्लीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण यहाँ से निकलने वाले कई टैंकर अपने AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। इसे अक्सर घोस्ट ट्रेडिंग कहा जाता है। भूतिया ट्रेडिंग, घोस्ट ट्रेडिंग कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि उसकी लोकेशन ही ट्रैक ना हो सके, इसलिए इसको घोस्ट कहा जाता है। तो सुरक्षा का त्रिस्तरीय घेरा, द डिफेंसिव शील्ड। ईरान जानता है कि खार्ग पर एक सफल हमला अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल सकता है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा अभेद्य मानी जाती है। वायु रक्षा, एयर डिफेंस। यह द्वीप ईरान के सबसे सघन वायु रक्षा नेटवर्क का हिस्सा है। मिसाइल सिस्टम, यहाँ रूस निर्मित S-300 और ईरान की स्वदेशी बेवेर 373 मिसाइल प्रणालियाँ तैनात हैं, जो लंबी दूरी के विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। शॉर्ट रेंज डिफेंस भी उसने रखी है। ऊंचाई वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें के लिए TORMI और कॉर्डेट
F-15 जैसे 15 जैसे सिस्टम 24/7 यानी 24 घंटे, 7 दिन, 24/7 24 घंटे और 7 दिन सक्रिय रहते हैं। नौसैनिक घेराबंदी भी वहाँ पर है, नेवल प्रोटेक्शन यानी नौसेना की घेराबंदी। वायुसेना की तो है ही है, थल सेना की भी है ही उनकी, और नौसेना की भी है। तो IRGS इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स का नियंत्रण जो है इस क्षेत्र की सुरक्षा मुख्य रूप से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC और नौसेना के पास है। समझे? वहां की जो थल सेना है ना, उसको हम IRGC भी कह सकते हैं। ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कोर्प्स, ठीक है, वो कह सकते हैं। तो स्पीड बोट्स और माइंस द्वीप के चारों ओर सैकड़ों छोटे लेकिन घातक स्पीड बोट्स गश्त करती हैं, बहुत तेजी से जाती हैं। देखा आपने मोटर बोट कितनी तेजी से जाती है ना? कभी आनंद लिया मोटर बोट का चलने का? कभी बैठे हैं आप मोटर बोट में? तो मोटर बोट तेज चलती है, तो ऐसी उनकी जो पेट्रोलिंग, जो उनके सैनिक जिस पेट्रोलिंग करते हैं ना, वो बहुत तेज गति से वहाँ पर से जाते हैं, तो उनकी घातक स्पीड है। साथ ही समुद्र के नीचे नेवल माइंस, समुद्री बारूदी सुरंगें, वो भी उन्होंने बिछा रखी हैं ताकि कोई दुश्मन का जहाज पास ना आ सके। भूमिगत बुनियादी ढांचा जो है, अंडरग्राउंड फोर्टिफिकेशन जो है उनका है, वो इस तरह है कि ईरान के द्वीप चट्टानी पहाड़ियों के नीचे गहरे बंकर और सुरंगें उन्होंने बनाई है। गहरे बंकर सुरंग वहाँ समुद्र के नीचे बनाई है। महत्वपूर्ण कंट्रोल रूम और संचार केंद्र जमीन के काफ़ी नीचे, ताकि बंकर बस्टर बमों का भी उसमें प्रभाव ना हो। लेकिन वहाँ पर चुनौतियाँ भी हैं। वर्तमान जो चुनौती है वो है इजराइल का खतरा और ये जो अमेरिका का जो चल रहा है, तो ये उनका खतरा है। साइबर हमले, साइबर वॉरफेयर का भी उनको बहुत खतरा है। भौतिक हमलों के बजाय अब इसे लोडिंग सिस्टम और डेटा केंद्रों में साइबर हमलों का भी इससे खतरा बढ़ गया है। पूर्व में ईरान के तेल टर्मिनल्स पर ऐसे बहुत से प्रयास हुए हैं। इजराइल संभावित स्ट्राइक। इजराइल के सैन्य रणनीतिकारों के अनुसार ईरान के परमाणु केंद्रों के बाद खार्ग द्वीप उनका दूसरा सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, और यदि यहाँ की लोडिंग टर्मिनल नष्ट होते हैं तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तो ईरान के पास खार के अलावा एक नया टर्मिनल जैस्क टर्मिनल भी है, जिसे उन्होंने सुरक्षा कारणों से ओमान की खाड़ी में बनाया है। तो इस ढंग से ये जो ईरान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। ईरान ने पाकिस्तान के लिए सेंट्रीफ्यूज से ही रखी अपने परमाणु कार्यक्रम की नींव, और ईरान युद्ध में इजरायली रणनीति पर सवाल है। राजनीतिक रोड मैप की कमी यहाँ पर देखने को आ रही है। तो अब जो ये मौजूदा युद्ध चल रहा है, ये कहाँ को जाएगा ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप तृतीय विश्व के ऐसे देशों को जिनकी अपार जनसंख्या है, और वो पूरे विश्व में उनकी जनसंख्या, भारत की तो पूरे विश्व में प्रथम है ही है, इसके अलावा इन सब तृतीय विश्व के देशों की जनसंख्या जोड़ दी जाए तो पूरा विश्व तो यहीं रहता है। तो इतनी जनसंख्या को यदि आप परेशान करोगे, तो जो एक
ईरान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भारत की जनता का हो रहा था, वो भविष्य में नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं ईरान प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस हॉर्मुज जल डमरू को बाधित न करें और भविष्य में भी चुंगी लेनी जैसी कदम न उठाने। कहीं ऐसा ना हो कि आप चुंगी लेने की कोशिश करोगे भविष्य में। अगर आप चुंगी लेने की कोशिश करोगे तो भविष्य में भी आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। यदि आपका बनाया हुआ मार्ग होता तो आप चुंगी ले सकते थे। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा। धन्यवाद। बाकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाता हूँ, ऐसे ही है जो भी है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।